दोस्तों नमस्कार। जिस देश में राजनीतिक सत्ता के सामने कानून या नियम कायदे भी ढीले पड़ते हुए दिखाई देते हो, उस देश में राजनीति की लगाम जिस जनता के हाथ में होती होगी, जरा कल्पना कीजिए अगर वो अपनी ताकत को दिखाने पर आ जाए तो एक दो नहीं, सैकड़ों बुलडोजर भी उसके सामने पस्त पड़ जाएंगे। बुलडोजर की ताकत एक मकान को गिराने की हो सकती है, लेकिन जनता की ताकत तो उस पूरी सियासत को ही पलटने की होती है जिस सियासत पर सवार होकर कोई अपनी राजनीति को साधने के लिए अलग अलग औजार, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करता है। ये हथियार कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, संविधान के रास्ते चल रहे हैं या नहीं है, यही सवाल इस दौर में सबसे बड़ा है। और ध्यान दीजिए, जनवरी 2024 तक इस देश में किसी ने सोचा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर अयोध्या के रास्ते 2024 के चुनाव में निकले हैं तो फिर वह परास्त हो पाएंगे। और सारी कहानी 4 महीने में बदल गई। क्या ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर जिस राजनीतिक प्रयोगशाला को आरएसएस ने खड़ा किया और चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को सामने रखा, अब जिस तर्ज पर इस देश में जोर शोर के साथ जाति समीकरण या राजनीति के मूल मंत्र में जाति ही समा गई है और लगातार सवाल जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण और संविधान का होने लगा है, उसमें उस पूरी प्रयोगशाला में इसका कोई अंश कभी भी आरएसएस ने डाला नहीं या योगी आदित्यनाथ खुद जाति के लिहाज से उस राजनीति में फिट बैठते नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो 400 पार का नारा लगाते लगाते इस देश के तमाम संस्थानों के आश्रय या कहें चुनाव आयोग को ढाल बनाकर कहीं यह जीत हासिल तो नहीं कर ले गए, क्योंकि यह सवाल लगातार भारत के भीतर विपक्ष ही नहीं बल्कि तमाम स्वयंसेवी संगठन जो इस देश के भीतर में विसिल ब्लोअर के तौर पर काम करते हैं वह भी इन सवालों को उठा रहे हैं। लेकिन आज जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, आज जिक्र उस प्रयोगशाला का नहीं है जो अयोध्या से निकली और 2024 के चुनाव में ध्वस्त हो गई। आज तो जिक्र उत्तर प्रदेश का है, खास तौर से योगी आदित्यनाथ का है, खास तौर से आरएसएस की उस राजनीतिक प्रयोगशाला का है जो ढहढहाते हुए कहां गिरेगी शायद इसका एहसास बीजेपी को भी नहीं है। क्योंकि अंदरूनी तौर पर राज्य के जिले दर जिले अगर परखते चले जाइएगा और वहां पर जिस तादाद में वोटरों की संख्या लगातार जिस जाति समीकरण और जाति जनगणना और आरक्षण से उठते हुए संविधान के सवालों को अपने मुद्दों के साथ जोड़ रही है, यह शायद खतरे की घंटी लखनऊ में बजने लगी है। इसीलिए अब यह सवाल छोटा पड़ गया है कि आखिर योगी आदित्यनाथ इस देश के भीतर में बीजेपी के कैडर में सबसे मजबूत शख्स के तौर पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही राज्य में वो सबसे कमजोर हो चले हैं। क्योंकि बीजेपी के अपने सियासी समीकरण अगर दिल्ली से तय होते हैं और दिल्ली ये मानकर चल बैठी है कि अब जातीय समीकरणों से हटकर वह कुछ दूसरा रास्ता अपनाने की स्थिति में नहीं है, तो इस समीकरण में योगी आदित्यनाथ फिट कैसे बैठेंगे। भगवा वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ जिनकी पहचान जाति के लिहाज से राजपूत जाति के साथ जुड़ी है, यह सवाल इससे पहले कोई उठाता नहीं था। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद को ओबीसी कहा तब यह सवाल बड़ा हो गया, क्या इस देश में अब हर नेता, हर मुख्यमंत्री और आने वाले हर प्रधानमंत्री की जाति देखना जरूरी है। नेता मंत्री ही नहीं बल्कि इस देश के भीतर में आरएसएस और उससे जुड़े स्वयंसेवक किस क्षेत्र में बड़े प्रचारक के तौर पर कमान संभालेंगे, उनकी भी जाति इस दौर में देखी जाने लगी। और अलग अलग आरएसएस की इकाई में भी जिसके हाथ में अगुवाई करने की ताकत हो वह भी ओबीसी का होना चाहिए, यह संदेश दिल्ली से ही निकला। 2 मैसेज चेताने वाले हैं। पहला मैसेज तो यह है कि जाति समीकरण इस दौर में भारत की राजनीति का एक ऐसा आधारभूत स्तंभ बन चुका है जिससे हटकर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच नहीं सकती है। और यह सोच
बीजेपी में भी नहीं है और इस बात की जानकारी हर किसी को है। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। अब यह कोई कोरी कल्पना नहीं है कि अखिलेश यादव भी ये कहने लग जाएं कि बीजेपी को भी जाति जनगणना करानी होगी और उसके भीतर का मैसेज बहुत साफ हो कि बीजेपी को भी अब आने वाले वक्त में हिंदुत्व या अयोध्या का राग छोड़ना होगा, या फिर जिस तर्ज पर अयोध्या, बनारस और फिर मथुरा का जिक्र होता है और मथुरा खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और कहीं यह सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं मथुरा उभर कर तो नहीं आएगा और मथुरा कोई मुद्दे के तौर पर 2027 के चुनाव को प्रभावित तो नहीं करेगा। लेकिन यह सवाल अनसुलझा नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त की राजनीति में जिस तरीके से एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी राष्ट्रीय छवि को लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय छवि लिए हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभावित कर सकते हैं या कर चुके हैं, अगर इसके पन्नों को खोलिए तो हमारी टीम ने बतलाया दरअसल कि 2017 के चुनाव में ना तो कोई चेहरा था बीजेपी के सामने, ना ही कोई ऐसा मूल मंत्र था जिसमें अयोध्या का जिक्र हो। खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का रुख 2017 तक नहीं किया था। वो तो 2019 की परिस्थिति के बाद से स्थिति असल में सामने आती है। लेकिन उस दौर में अगर आ जाइएगा तो ना ही हिंदुत्व का जिक्र है, ना ही अयोध्या का जिक्र है, ना ही किसी तरीके से किसी भगवादारी का जिक्र है। डेवलपमेंट का जिक्र है और एक लिहाज से उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियों से हटकर वहां के लोगों की जो माली हालत है उसमें एक उम्मीद और आस प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 2017 के चुनाव में जागने लगी। उस दौर में चूंकि अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे और एंटी इंकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी हवा 2017 में बह चली थी और उस हवा ने ऐसा रुख दिखाया कि 2017 में बिना किसी चेहरे के, बिना किसी हिंदुत्व के राग के और ना ही कोई जाति समीकरण इस रूप में उभरा था, सिवाय इसके कि उस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति यह कहकर बताई थी कि देखिए पहली बार एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। यानी सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त भी थी। उस वक्त 40% वोट बीजेपी को मिले, लेकिन सीटों की तादाद 312 हो गई। यानी इतनी बड़ी तादाद के साथ बीजेपी चुनाव जीत कर आई और समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई, बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। हालांकि दोनों के वोट बैंक को अगर मिला देते, जो वोट दोनों को मिले, तो वह बीजेपी के पार होता, तकरीबन ये 44-45% होता अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक को 2017 में मिलाते। लेकिन दोनों चुनाव अलग अलग लड़े थे और 2017 के चुनाव में 40% वोट बीजेपी को मिले थे। लेकिन अगली कहानी यह कहती है कि 2019 में लोकसभा में ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में एक झटके में 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे, अयोध्या ही मुद्दा था, राम मंदिर निर्माण ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस दौर में राज्य में होने वाले इनकाउंटर हो, उस दौर में हिंदू मुस्लिम या 80-20 का खेल हो,
बुलडोजर का आगमन उस तौर पे नहीं हुआ था जो मौजूदा वक्त में 2022 के चुनाव के बाद नजर आया, लेकिन उन परिस्थितियों में भी वोट बैंक लगभग 1.25% बीजेपी का बढ़ा, लेकिन सीटों की संख्या घट गई और एक दो सीट नहीं गिरे बल्कि लगभग 57 सीटें कम हो गई और वह 255 सीट पर बीजेपी आ गई और समाजवादी पार्टी ने 111 का आंकड़ा छू लिया और उसको 32% वोट, जो उसके अपने राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे ज्यादा मिले, वह 32% तक पहुंच गई। मायावती गायब हो चली क्योंकि वह परसेप्शन के तौर पर बीजेपी के साथ थी या बीजेपी के अनुकूल थी। और सवाल सबसे बड़ा अब यह है, मौजूदा वक्त में अगर इस अक्स तले आप 2024 के चुनाव को परखना चाहते हैं तो बीजेपी के वोट बैंक में कोई हेरफेर नहीं हुआ। वो लगभग 41% वोट उसको मिला है, यानी 2017 हो, 2022 हो, 2024 हो, 40, 41, 42, 42.5 इतने परसेंट वोट बीजेपी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार सीटों की संख्या लोकसभा में उसकी आधी हो गई जो पिछली बार मिली थी। यह मैसेज क्या था? और इस मैसेज के साथ अखिलेश यादव बीजेपी से ज्यादा सीट जीतकर आ गए और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े तो वोट की संख्या एनडीए के एट पार हो गई, एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन के वोट हो गए। और इस मैसेज के बाद जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, संविधान का सवाल हो, जाति जनगणना हो, उसके जरिए आने वाले वक्त में आर्थिक पॉलिसी बनाने का जिक्र हो, इन सवालों ने योगी आदित्यनाथ के सामने संकट पैदा कर दिया। और मौजूदा स्थिति यह है कि इस संकट के साए तले जन्माष्टमी के दिन मथुरा पहुंचकर रात के वक्त भी जब भाषण देते हैं योगी आदित्यनाथ तो वो राष्ट्रवाद जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय अब राजनीति नहीं चल सकती है। तो राष्ट्रवाद जगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है रात के वक्त जो कहते हैं, हमें लगता है छोटा सा हिस्सा पहले रात में क्या कहते हैं, उसके बाद बताएंगे सुबह किस तरीके से चीजें और उसमें राजनीतिक पुट कैसे जोड़ा जाए, यह सोच 12 घंटों के भीतर कैसे बदलती है। तो पहले रात के वक्त का भाषण का छोटा सा हिस्सा सुनिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, राष्ट्र से पहले कुछ भी नहीं, राजनीतिक दल भी नहीं, राजनीति भी नहीं। याद कीजिए 2019 में हो सकता है योगी आदित्यनाथ की यह बात सुनकर आपको प्रधानमंत्री मोदी का 2019 में चुनावी रैलियों में दिया जाने वाला भाषण याद आ जाए। उस वक्त भी राष्ट्रवाद जागृत किया जा रहा था इस देश के भीतर, लेकिन 2024 के चुनाव आते आते तमाम परिस्थितियां बदल गई और अब घड़ी की सुई नई दृष्टि से देख रही है। तो उसके जहन में यह सवाल जरूर है कि आखिर 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राष्ट्र इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, और इसी के अक्स तले क्या वह मान चुके हैं कि अब हिंदुत्व या अयोध्या के आश्रय राजनीति नहीं बढ़ पाएगी। जिस राजनीतिक प्रयोगशाला को उत्तर प्रदेश में संघ ने सींचा बड़ा किया और उस पौधे को आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना, मनोज सिन्हा को खारिज कर दिया, अब उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती है कि वह किस राजनीति को साधें, और वह भी मथुरा पहुंचकर। यानी अयोध्या, बनारस और मथुरा का जिक्र यहां नहीं है, यहां जिक्र तो देश का है। उस देश के साथ जिक्र होते होते रात का जो भाषण था वह सुबह आते आते बिल्कुल नए रंग में नजर आने लगा। सिर्फ 12 घंटों के भीतर एक दूसरा भाषण योगी आदित्यनाथ देते हैं और इस भाषण के बाद
ये नई परिस्थिति निकल कर आती है कि बांग्लादेश का जिक्र उत्तर प्रदेश में वह भी जन्माष्टमी के दिन मथुरा में क्यों हो गया। यह सवाल उसके साथ भाषण का एक हिस्सा बटेंगे तो कटेंगे। ये मैसेज अपने आप में कई मायनों में उस ध्रुवीकरण की राजनीति की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्या यह काम करेगा या फिर राष्ट्रवाद की नई परिभाषा जो योगी आदित्यनाथ अपने अस्तित्व की लड़ाई के साथ लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे के बाद दिया गया वो रात थी। अब देखिए दिन के उजाले का भाषण का यह हिस्सा भी सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। चुनाव में अभी खासा वक्त है। 3 बरस का वक्त बचा है। 2027 के फरवरी में चुनाव होने हैं और अभी तो 2024 बीता भी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर बाबा के नाम से परिचित हैं, पहली बार कांग्रेस के भीतर से भी ये आवाज आई कि बुलडोजर के आश्रय ये कैसा न्याय है जिसमें अदालतें हाशिए पर चली जाती हैं और मौजूदा राजनीतिक सत्ता अपनी तर्ज पर राजनीतिक न्याय करने निकल पड़ती है। प्रियंका गांधी ने बकायदा एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली। और यह पहली बार है कि कांग्रेस भी इस हकीकत को समझ चुकी है कि 2024 की तर्ज पर अगर 2027 तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ खड़े रहे और जिन मुद्दों के आश्रय इस देश की राजनीति में करंट दौड़ पड़ा है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जिस जातीय समीकरण के आश्रय परिस्थितियां बदल रही हैं, वह शायद हैरान या चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि पहली बार बीजेपी के भीतर का संकट यह हो चला है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर होंगे तो दूसरे नंबर की लड़ाई यह खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश का किला ढह जाएगा तो उसके बाद कौन संभालेगा, यह लड़ाई और यह संघर्ष खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी उस अस्तित्व की लड़ाई में जाकर सिमट गई है जहां उसे पता है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक तरफ और उत्तर प्रदेश की सियासत दूसरी तरफ, यानी उत्तर प्रदेश का किला दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता है और दिल्ली का चेहरा उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने का साधन है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच वो अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, इनकी निजी उम्मीद, निजी सोच, निजी चाहत कोई मायने रखती नहीं है। और शायद यही वो वजह है जिसके बाद की परिस्थितियां बीजेपी के भीतर और खास तौर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ हो, वो मौका बचा ही नहीं जहां पर दोनों हाथ में हाथ लेकर विक्ट्री का चिन्ह भी बना पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर का सच जो 2024 के चुनाव के बाद उभर कर आया, उसने इस देश की समूची राजनीति को कैसे बदल डाला है, यह सिर्फ दलितों के आश्रय नहीं समझा जा सकता है। लेकिन दलितों के आंकड़ों को भी अगर आप परखिएगा तो उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट मायावती से भी ज्यादा इंडिया गठबंधन को मिला। मायावती को 32% मिला तो 38% वोट इंडिया गठबंधन को मिला और एनडीए यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी को 26% वोट मिले। और यह एक ऐसी स्थिति है जिसने देश के भीतर भी दलितों के भीतर यह संवाद पैदा किया। जो कांग्रेस 2019 में सिर्फ 6 सीट जीत पाई थी, इस बार दलितों की जो सुरक्षित सीट है वह 20 सीटें पूरे देश में जीत गई। जो बीजेपी पिछली बार एनडीए के तर्ज पर 54 सीटें जीती थी, वो खिसक कर 39 सीटों पर आ गई और सिर्फ अपने बूते वह 29 सीट जीत पाई, जो कि 2019 में अपने बूते 46 सीट जीती थी।
यानी पूरे देश का करंट है और देश के नायक के तौर पर दो चेहरे इस देश के सामने, एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। ये दो चेहरे आपस में रेंग रहे हैं। और इसी दौर में सीएसडीएस लोकनीति जानकारी देती है कि दरअसल इस देश के कई राज्य ऐसे हैं, उसमें खास तौर से जिन दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और झारखंड हो, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को चुनौती देते हुए आगे निकल गए हैं राहुल गांधी। और भी कई राज्यों में निकले हैं, जम्मू कश्मीर में भी आगे निकले हैं, पंजाब में भी आगे निकले हैं, केरल में भी आगे निकले हैं। लेकिन मैसेज यह है कि राष्ट्रीय तौर पर जो चेहरा उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हो जाता था और उसको जीत मिल जाती थी, इस वक्त बीजेपी का वही चेहरा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के राहुल गांधी के चेहरे के सामने शिथिल पड़ गया, कमजोर पड़ गया। और अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सामने है और योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। योगी आदित्यनाथ कभी चेहरे के तौर पर थे ही नहीं। 2022 में आप कहेंगे थे, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी। और 2022 के मुद्दे, 2024 की परिस्थिति और 2027 तक के जाने के रास्ते के बीच में ऐसी स्थिति है जिसमें योगी आदित्यनाथ के आसरे बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसका फैसला भी तुरंत होना है। महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव के परिणाम बहुत कुछ तय करने वाले हैं। और लड़ाई इस बात को लेकर भी होगी कि राज्यों में जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, उनकी परीक्षा ली जाए या खुद प्रधानमंत्री मोदी की ही परीक्षा लेकर एक नया ऑपरेशन बीजेपी के भीतर से शुरू हो जाए। मैसेज यह भी है। लेकिन सवाल यह भी है कि इस दौर में लगातार जो सर्वे आते हैं, उसमें एक सर्वे यह भी आता है कि इस देश के भीतर में बीजेपी का जो कैडर है वह नरेंद्र मोदी, कमजोर नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होने को तैयार नहीं है। वह योगी की दिशा में बढ़ रहा है। यानी मोदी के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय तौर पर योगी की मौजूदगी है, लेकिन योगी अपने राज्य में बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना में बहुत नीचे हैं। और वो फहरिस्त बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ 9वें नंबर पर हैं। उनके आगे हेमंत बिस्वा हैं, भूपेंद्र पटेल है जो कि गुजरात के हैं, और ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, चंद्रबाबू नायडू है, स्टालिन है, तमांग है। ये तमाम लोग हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इलेक्शन से पहले फरवरी 2024 में योगी आदित्यनाथ का परसेंटेज 51.3% था और अगस्त में घटकर 38.9% हो गया, जो किसी भी मुख्यमंत्री के कैरियर में सबसे ज्यादा झुकाव है। लेकिन सवाल सर्वे का नहीं है। यहां सवाल तो उस राजनीति को साधने का है कि बीजेपी के भीतर की परिस्थितियां किसके साथ खड़ी होंगी या किसको धराशायी करेगी, और उस बिसात पर योगी बचेंगे या नहीं बचेंगे। क्योंकि जाति समीकरण नकार पाना मुश्किल है। और इस दौर में हमें लगता है हमको आपको एक तस्वीर और दिखानी चाहिए। एक क्या दो तस्वीर एक साथ दिखाते हैं, खुद देखिए और समझिए। क्योंकि जन्माष्टमी का मौका है और इन दो तस्वीरों के आसरे देखिए, इस दौर में जो पूरा हिंदुत्व या मंदिर का राग होता था, उसके आसरे चीजें चलेंगी नहीं। यह सिर्फ एक लोगों की जिंदगी और उनसे जुड़ी हुई आस्थाओं का सवाल है। और उस परिस्थिति में कोई भी मौका आता है, हर कोई पूजा पाठ करता है। तो इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। अब इन दो तस्वीरों के आसरे आप कोई कयास ना लगाइए, बल्कि समझने की कोशिश सिर्फ इतनी कीजिए कि राजनीतिक तौर पर वह कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले वक्त में किस नेता को उसकी अपनी बनाई राजनीतिक जमीन पर टिकने देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपर कास्ट के वोट भी जो थे वो 100% बीजेपी के पक्ष में नहीं गए, तकरीबन 78-79% गए। बाकी 16% इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए और 5% बाकियों के पक्ष में गए। लेकिन ओबीसी जो सबसे बड़ा वोट बैंक और चंक है, उसने किसी तरीके से जिन सीटों पर बीजेपी जीती है वो बचाई हुई है। और उसी ओबीसी की जनगणना, जाति जनगणना और आरक्षण का सवाल बीजेपी नहीं, इंडिया उठा रहा है, राहुल गांधी और अखिलेश उठा रहे हैं। क्योंकि अगर 24 के लोकसभा चुनाव के तले देखिए तो यादव माइनस ओबीसी बीजेपी के हक में है।
यादवों के 82% वोट इंडिया के पक्ष में गए, एनडीए के पक्ष में सिर्फ 15% वोट गए। उसमें के बाद कुर्मी कोयरी आइएगा तो 34% वोट इंडिया को मिले, लेकिन 61% वोट एनडीए को मिले। और उसके हट के जो बाकी ओबीसी है उसमें 34% वोट इंडिया को मिले और 59% वोट जो है वो एनडीए को मिले। यानी ओबीसी ही वो दायरा है, क्योंकि यादव माइनस हो गया जो इंडिया के पक्ष में था। जाटव भी 24% गया एनडीए के पास, 25% गया इंडिया के पास। नॉन जाटव जो था वो सिर्फ 29% गया एनडीए के पास, 56% गया इंडिया के पास। मुस्लिम का सवाल नहीं है, 92% इंडिया के पक्ष में। बीजेपी उस वोट बैंक पर ध्यान देती नहीं है तो उसको 2% वोट मिले। यह परिस्थिति जब बतलाती है तो इसमें एक सवाल यह भी है कि खुद अखिलेश यादव जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति पीडीए के जरिए कर रहे हैं, उसने क्या पूरे मोदी मैजिक को खत्म कर दिया? और मोदी मैजिक अगर खत्म हो गया तो फिर योगी आदित्यनाथ का वो कौन सा मैजिक है जिसके आश्रय वह उस राजनीतिक जमीन पर चल सके जिस जमीन पर बुलडोजर चलता है, जिस जमीन पर चलते वक्त वह उस न्याय का जिक्र करते हैं जिसमें अदालतें बहुत छोटी लगने लगती हैं। यह कौन सी परिस्थिति एक झटके में इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई, यह भी एक सवाल है। लेकिन यहां पर एक सवाल और है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो अखिलेश यादव की सरकार में था उससे बहुत बेहतरीन स्थिति योगी आदित्यनाथ के दौर में आई, तो महिलाओं के वोट योगी आदित्यनाथ के पक्ष में रहे। लेकिन इस दौर में राहुल गांधी का अखिलेश के साथ जुड़ना, उसने एक मैसेज बहुत साफ तौर पर दिया कि लगभग 1-1.5% के वोट का ही अंतर है एनडीए और इंडिया के बीच, जहां महिलाओं के वोट दोनों जगह अगर बंट रहे हैं तो तकरीबन बराबर की स्थिति महिलाओं के वोट बैंक को लेकर है। यानी वो पूरी राजनीतिक जमीन जो इस दौर में गवर्नेंस के तौर पर, मुद्दों के आश्रय, चेहरे के जरिए, डबल इंजन के जरूरत के आश्रय, इन तमाम चीजों की स्थिति इस दौर में कमजोर पड़ गई। और शायद यही वो परिस्थिति है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के भविष्य का फैसला करने वाली है। लेकिन एक सवाल आखिर में अपने जहन में रखिएगा, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, किसी का भी गिरना और ढहना अगर यह स्वतः हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस बिसात पर बीजेपी अपने शहमात का खेल राजनीतिक तौर पर खेलती है तो फिर यकीन जानिए बीजेपी अपनी राजनीति में आने वाले वक्त में कहां पहुंच जाएगी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यह सोच 2027 के बाद से इतनी बलवती हो जाएगी कि जिसकी कल्पना सिर्फ की जा सकती है कि बीजेपी की स्थिति कहीं 1980-84 उस दौर में तो नहीं पहुंच गई, या फिर जब वो अयोध्या के आंदोलन के साथ चलनी शुरू हुई तो ये मानकर चल रही थी कि सत्ता में आएंगे, कुछ ऐसे ही उम्मीदों के आश्रय उसे कुछ नए मुद्दे, कुछ नए चेहरे और शायद कुछ नई परिस्थितियों को पैदा करना होगा। संयोग से योगी आदित्यनाथ इसी परिस्थितियों के दायरे में है और खुद प्रधानमंत्री मोदी, उनकी अपनी सियासी स्थिति इससे हटकर नहीं है और इसका पूरा एहसास देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी है, जो खामोशी के साथ इन दोनों परिस्थितियों को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।